नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। हम कक्षा 6 की राजस्थान अध्ययन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके संग्रह को लेकर चल रहे थे और इस सीरीज में जो है वो मैं राजस्थान अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उसमें और क्या फैक्ट हो सकते हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है उनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और जो अभी परीक्षा आएगी आगे जो कंपटीशन एग्जाम होंगे उसमें इन प्रश्नों से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो अभी अपन अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल है, राजशाही शासन काल में प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? यानी कि जब राजा का शासन होता था उस समय जो प्रमुख मंत्री होता था उस प्रमुख मंत्री को क्या कहते थे? तो उस प्रमुख मंत्री को कहते थे दीवान कहते थे। ठीक है। दूसरा सवाल है, राजशाही शासन काल में सेना को वेतन तथा सेना संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किसकी होती थी? यानी कि राजशाही शासन काल यानी जिस समय राजा का शासन होता था उस समय सेना को वेतन देना यानी कि वित्त मंत्री का काम और सेना संबंधी कार्य यानी कि रक्षा मंत्री का काम, यानी कि जिस समय राजा का शासन होता था उस समय वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का जो कार्य करता था वो उस व्यक्ति को क्या कहते थे? तो उस व्यक्ति को बख्शी कहते थे। तो सोचिए कि राजशाही शासन काल में ये दीवान और बख्शी जो है वो कितने पावरफुल मंत्री रहते थे, क्योंकि बख्शी जो है वो वित्त और रक्षा मंत्रालय देखता था और जो दीवान है वो सभी मंत्रियों का प्रमुख होता था। अब है, राजशाही शासन काल में आमदनी और खर्च के हिसाब को संतुलित रखना और बचत को सुरक्षित कर राजकोष में वृद्धि करना किसका कार्य था? यानी कि राजशाही शासनकाल में राजा के समय में राजस्व मंत्रालय का जो कार्य देखता था, जो राजस्व को एकत्रित करता था, राजस्व को में वृद्धि कैसे की जाए वो प्रयास करता था, वो कौन करता था? वो करता था खंजासी। उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था खंजासी। अब अपन अपने आगे के प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है कि राजशाही शासन काल में परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? यानी कि जिस समय राजा का शासन काल होता था उस समय शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? यानी कि गृह मंत्रालय का उस समय काम कौन करता था? तो गृह मंत्रालय का उस समय काम करता था परगना अधिकारी जो है वो उस अपने अपने परगनों में शांति व्यवस्था बनाए रखते थे, क्योंकि जो राजा है वो अपने पूरे राज्य को छोटे छोटे परगनों में बांट देता था और प्रत्येक परगने में एक परगना अधिकारी की नियुक्ति करता था जो उस परगने में शांति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था। अब आगे सवाल है, राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? राजशाही शासन काल में जो है वो राज्य की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? ग्राम थी। कौन सी थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन कौन करता था? तो ग्राम का प्रशासन जो है वो ग्राम पंचायतें करती थी। अब है, जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ? यानी कि राजस्थान में जो है या फिर देश में जो है जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ था? तो राजपूतों के शासनकाल से, यानी कि जिस समय राजपूत जो है वो सत्ता में आए उस समय इन्होंने सबसे पहले जागीरदारी व्यवस्था का प्रारंभ शुरू किया था। अब है अपना अगला सवाल, ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों से बना था? अभी आपको पता है कि भारत में 28 राज्य है और 9 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है। तो जिस समय अंग्रेज़ों का भारत पर शासन था, हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार थी, उस समय भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? तो उस समय भारत जो है वो 11 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांत? 11 प्रांत। कौन कौन से प्रांत थे? मद्रास, बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, पंजाब, बिहार, मध्य प्रांत, असम, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, उड़ीसा और सिंध। तो उस समय जो भारत है वो 11 प्रांतों में बटा हुआ था। अब अगला सवाल है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कब समाप्त हुआ? तो 1857 ईस्वी में। तो आपको पता होगा कि जिस समय अंग्रेज आए उन्होंने हमारे ऊपर प्रत्यक्ष शासन नहीं किया बल्कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इन्होंने शासन किया। फिर 1857 की क्रांति हुई और उसके बाद जो है वो भारत का शासन अंग्रेज सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लिया और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। तो कब समाप्त किया था? 1857 ईस्वी में।
अब भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे? तो जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया और सत्ता की बागडोर अपने हाथों में संभाली, उन्होंने भारत के जो है वो प्रथम वाइसरॉय को नियुक्त किया और भारत के प्रथम वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और तो अगर प्रथम लॉर्ड कैनिंग थे तो अंतिम कौन थे? लॉर्ड लुईस माउंटेबन। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के प्रथम वाइसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग और अंतिम थे लॉर्ड लुईस माउंटेबन। अब भारत सरकार अधिनियम 1935 कब लागू हुआ? तो भारत की स्वतंत्रता की दिशा में जो है वो ये एक महत्वपूर्ण अधिनियम था और इस अधिनियम को कब लागू किया गया? 1 अप्रैल 1937 को जो है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 लागू किया गया। अगला सवाल है, राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव कब हुए? तो 1952 में जो है वो राजस्थान में प्रथम विधानसभा के चुनाव हुए। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं वो टीकाराम पालीवाल थे। ये भी आपको याद रखना है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, BSTC की तैयारी कर रहे हैं, PTT की तैयारी कर रहे हैं, तो उन परीक्षाओं में ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे। ज़्यादा हार्ड लेवल, हाई लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। तो मेरी आपको सलाह है कि जो 6ठी से 10वीं तक की राजस्थान अध्ययन है, उन किताबों को एक बार आप ज़रूर पढ़ के जाइए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब अपना अगला सवाल है कि भू संरचना के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? भू संरचना का मतलब होता है जमीन की स्थिति के आधार पर, कि जमीन की स्थिति के आधार पर राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? तो जमीन की स्थिति के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदान, अरावली पर्वत और दक्षिणी पूर्वी पठार। अगला सवाल है कि थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिमी भाग में। तो थार का मरुस्थल कहाँ स्थित है? कि भारत की पश्चिमी सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, उस पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल स्थित है। अब थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने जिलों में फैला हुआ है? तो थार का मरुस्थल जो है वो राजस्थान के 12 जिलों में फैला हुआ है और इस 12 जिले में कितना प्रतिशत भूभाग है? 61% भूभाग है। और थार का मरुस्थल किस क्षेत्र में है? तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में या पश्चिमी क्षेत्र में जो है वो थार का मरुस्थल है। ये 12 जिलों में फैला हुआ है और इन 12 जिलों में राजस्थान का 61% भूभाग जो है वो है। अब अपना अगला सवाल है कि थार के मरुस्थल में राजस्थान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 40% जनसंख्या जो है वो थार के मरुस्थल में निवास करती है राजस्थान की। अब अगला सवाल है, विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? धनी यानी कि जो थार का मरुस्थल है, वो थार का मरुस्थल विश्व में जितने भी मरुस्थल हैं उन मरुस्थलों में सबसे ज़्यादा खनिज भंडार है, सबसे ज़्यादा हरियाली है, अगर कई पेड़ पौधे हैं तो वो थार के मरुस्थल में ही है, जैव विविधता है। इसलिए इस थार के मरुस्थल को जो है वो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहा जाता है। तो विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल। अब भारतीय महामरुस्थल ग्रेट इंडियन डिजर्ट किसे कहा जाता है? तो बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में स्थित रेतीले मरुस्थलीय भाग को। अब बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में जो है वो मरुस्थल है वो ज़्यादा ही है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? भारतीय महामरुस्थल। क्या कहा जाता है? भारतीय महामरुस्थल या फिर ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये कहाँ स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर व बीकानेर में। भारतीय महामरुस्थल में पाए जाने वाले रेतीले मिट्टी के व रेत के टीले पाए जाते हैं, इन्हें सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? तो जैसे देखिए ये एक मरुस्थल है, इसमें ऐसे जो है वो रेत के बड़े बड़े टीले पाए जाते हैं। तो इन टीलों को क्या कहा जाता है? इन टीलों को बालू का स्तूप कहा जाता है और स्थानीय भाषा में इन टीलों को क्या कहा जाता है? दोहरे कहा जाता है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, आपको सारे सवाल अच्छे से याद करने हैं। अब अपना अगला सवाल है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के 9% भूभाग पर जो है वो अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो 692 किलोमीटर और ये पूरे भारत की लंबाई है अरावली पर्वतमाला की। कितनी है?
92 किलोमीटर। अब अरावली पर्वतमाला का जो आरंभ है वो क्या होता है, गुजरात के खेड़ब्रा से, और इसका जो अंत है वो क्या होता है, दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, 692 किलोमीटर। इसका आरंभ क्या होता है, गुजरात के खेड़ब्रा से, और अंत का होता है दिल्ली में रायसीना की पहाड़ियों तक, यानी कि 692 किलोमीटर में अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। अब राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है, तो 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कितनी लंबाई है, 550 किलोमीटर, यानी कि अरावली जो है, अरावली पर्वतमाला, उसका अधिकांश भाग जो है वो राजस्थान में स्थित है। अब राज्य में प्रवेश कहाँ से करती है अरावली पर्वतमाला, सिरोही से जो है वो राज्य में अरावली पर्वतमाला विस्तार करती है। और राज्य से बाहर कहाँ से जाती है, यानी कि अंतिम बिंदु कौन सा है, तो खेतड़ी झुंझुनू जो है वो अंतिम बिंदु है। और अरावली का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो वो उदयपुर जिले में है। तो इन सारे फैक्ट को आपको अच्छे से याद रखना है, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल है ये। अब अपना अगला सवाल है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है। तो अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में, एक तो पूर्वी राजस्थान और एक पश्चिमी राजस्थान। यानी कि राजस्थान को जो है वो अरावली पर्वतमाला 2 भागों में विभाजित करती है, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग कौन सा है, यानी कि ऐसा कौन सा भाग है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा भाग है, तो वो कौन सा भाग है, अरावली पर्वतमाला। वो कौन सा भाग है, अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल का किस दिशा में प्रसार रोकती है, तो पूर्व दिशा में, क्योंकि आपको पता है राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो मरुस्थलीय भाग है, और इस पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग के बीच में जो है वो अरावली पर्वतमाला है, तो वो इस मरुस्थल को पूर्व में आने से रोकती है। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है कि अरावली पर्वतमाला मरुस्थल का किस दिशा में प्रसार रोकती है, तो पूर्व दिशा में जो है वो ये प्रसार रोकती है। ठीक है। अब है राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है, अरावली पर्वतमाला, क्योंकि अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में वर्षा करने में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है, इसलिए राजस्थान की जीवन रेखा जो है वो अरावली पर्वतमाला को कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अब अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये मानसून को रोककर पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में क्या करती है, वर्षा करती है। समझ गए। अब अपना अगला सवाल अपन देखते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो राजस्थान की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित है, और ये है गुरु शिखर, जो माउंट आबू सिरोही में है। समझ गए। राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही में है, और ये कौन सी पर्वतमाला पर है, अरावली पर्वतमाला पर। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। अब अपन ने ये तो देख ली कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अरावली पर्वतमाला की, तो सबसे ऊंची चोटी अरावली पर्वतमाला की है गुरु शिखर। तो सबसे छोटी न्यूनतम चोटी कौन सी है, तो वो है पुष्कर घाटी अजमेर। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर माउंट आबू सिरोही, और अरावली पर्वतमाला की सबसे न्यूनतम चोटी पुष्कर घाटी अजमेर। तो इन सवालों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। अब राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग किन सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, यानी कि जो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है वो किन सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, तो चंबल, बनास, बाणगंगा व उसकी सहायक नदियां जो है मिलकर के राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग बनाती है। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है, तो 23% भूभाग पर जो है वो फैला हुआ है। यानी कि जो मरुस्थल है वो, यानी जो राजस्थान में यदि आप देखोगे तो मरुस्थल 61% भूभाग पर है, अरावली पर्वतमाला वाला जो क्षेत्र है वो 23% भूभाग पर है, और जो पूर्वी मैदान वाला भाग है वो 9% जो राजस्थान का क्षेत्र है उस क्षेत्र में फैला हुआ है। अब चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है, क्या चंबल के बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से कौन से क्षेत्र को जाना जाता है, तो चंबल नदी के आसपास कोटा से जो धौलपुर तक का क्षेत्र है इस क्षेत्र को चंबल का बीहड़ भी कहा जाता है, डांग भी कहा जाता है, और जो उत्खात भूमि के नाम से भी इस क्षेत्र को जाना जाता है।
राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है वो बहुत सारी नदियां हैं और यहाँ की जो मिट्टी है वो भी उपजाऊ है। और जहाँ पर उपजाऊ होगी, नदियां होगी, वहाँ पर सीधी सी बात है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी। इसलिए राजस्थान के सबसे उपजाऊ एवं सर्वाधिक जन घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? पूर्वी मैदानी भाग। और सबसे कम जन घनत्व वाला जो क्षेत्र है वो है मरुस्थल का क्षेत्र। तो राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या पूर्वी मैदानी भाग में निवास करती है। ठीक है। अब माही के मैदान कहाँ स्थित है? तो माही के मैदान जो है वो बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में स्थित है। ये माही एवं सहायक नदियों द्वारा निर्मित है और इसका उपनाम क्या है? छप्पन का मैदान, क्योंकि वहाँ पर जो है वो 56 छोटे छोटे गांवों का समूह है, इसलिए ये माही एवं सहायक नदियों द्वारा जो निर्मित मैदान है उस मैदान को छप्पन का मैदान भी कहा जाता है। ये बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ जिलों में स्थित है। अब अपना अगला सवाल है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी पठार है उस दक्षिणी पूर्वी पठार को किस नाम से जाना जाता है? तो उस दक्षिणी पूर्वी पठार को हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? तो 7% भूभाग पर जो है ये दक्षिणी पूर्वी भाग राजस्थान में फैला हुआ है। अब उड़िया एवं आबू का पठार कहाँ स्थित है? तो सिरोही जिले में जो स्थित है उड़िया एवं आबू का पठार। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो राजसमंद एवं उदयपुर जो जिले हैं उन जिलों में ये बोराट का पठार स्थित है। अब है ऊपरमाल का पठार कहाँ स्थित है? तो ऊपरमाल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले में स्थित है। जो भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिले हैं इन जिलों में ऊपरमाल का पठार स्थित है। फिर है लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? किसका पठार? लसाड़िया का। तो लसाड़िया का पठार जो है वो प्रतापगढ़ एवं उदयपुर जिलों में स्थित है। अब अगला सवाल है कि राजस्थान में कितने प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है? तो राजस्थान में जो है वो 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है और राजस्थान भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर इस तरह 5 तरह की जो है वो जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। राजस्थान भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ 5 प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। तो देखिए, एक तो है शुष्क व अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, ये 2 जलवायु हो गई। एक तो शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और एक अर्धशुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। तो राज्य के पश्चिमी भूभाग के 61% भाग, यानी कि जो मरुस्थल का भाग है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है, वहाँ की जलवायु कैसी है? शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु है। इस वजह से यहाँ पर जो बारिश है वो बहुत ही कम होती है। फिर है उप आंध्र जलवायु। तो अरावली के पूर्व में जयपुर एवं उत्तरी पूर्वी जिलों में जो जलवायु है वो कैसी है? उप आंध्र जलवायु है। फिर आंध्र जलवायु, तो सवाई माधोपुर से लेकर के उदयपुर तक का जो क्षेत्र है वहाँ की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु, यानी कि यहाँ पर जो बारिश है वो ठीक ठाक होती है। अब है अति आंध्र जलवायु, यानी कि यहाँ पर बारिश जो है वो औसत से भी ज़्यादा होती है। तो वो कौन सा है? तो वो है बांसवाड़ा व झालावाड़ जो जिले हैं वो अति आंध्र जलवायु में आते हैं और यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 100 सेंटीमीटर है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला सवाल, राजस्थान में मुख्यतः कितनी ऋतुएं पाई जाती है? तो 3 ऋतुएं पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून, वर्षा ऋतु जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक चलती है। अब है राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, और माउंट आबू जो है वो आया हुआ है सिरोही। वो कहाँ पर आया हुआ है? वो आया हुआ है सिरोही। तो ये आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। अब है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो लू। जो ग्रीष्म ऋतु होती है इसमें इस समय राजस्थान में जो है वो अत्यंत धूल भरी हवाएं चलती है और ये बहुत तेज़ गति से चलती है। कभी कभी इनकी जो गति सीमा है वो 100 किलोमीटर तक भी होती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इन हवाओं को क्या कहा जाता है? इन हवाओं को लू कहा जाता है। अब अपना अगला सवाल है, राजस्थान में वर्षा ऋतु में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत वर्षा होती है? यानी कि जो वर्षा ऋतु का मौसम होता है राजस्थान में उसमें जो है वो 90 से 95% राजस्थान में वर्षा हो जाती है।
अब राजस्थान में अत्यधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो आपको पता है कि जो है वो वर्षा दो मानसून से होती है, या तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से या अरब सागर मानसून से। तो राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक वर्षा जो है वो किस मानसून से होती है? तो वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। ये भी आपको याद रखना है। अब अपना अगला सवाल है, बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान के किस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होती है? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से पूरे राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून से ही होती है। और इसमें भी जो राजस्थान का पूर्वी राजस्थान का जो भाग है उसमें जो है वो इस बंगाल की खाड़ी से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। अब अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? तो ये जो है ये गलत है, इसको आप पश्चिमी जो भाग है, ये प्रश्न आप थोड़ा सा अपना गलत हो गया, इसको आप एक बार काट दीजिए। अब अगला सवाल, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा, ये जो सवाल है उसमें अपने लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई है। तो सवाल क्या है कि अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा राजस्थान के किस क्षेत्र में होती है? तो ये जो है अरब सागर के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो है वो जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, उस दक्षिणी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा अरब सागर के मानसून से होती है। कौन सा क्षेत्र? दक्षिणी क्षेत्र, यानी कि जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है उस दक्षिणी क्षेत्र में अधिकांश वर्षा जो है वो अरब सागर के मानसून से होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो झालावाड़ जिले में जो है वो सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 100 सेंटीमीटर। अब राजस्थान का सबसे आंध्र जिला कौन सा है? तो आंध्र जिला भी झालावाड़ ही होगा, सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है तो, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब अपना अगला है कि राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर जिला, लगभग 10 सेंटीमीटर, यानी कि राजस्थान में जो सबसे कम वर्षा होती है वो जैसलमेर जिले में होती है। और कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? झालावाड़ में होती है। कितनी होती है? लगभग 100 सेंटीमीटर। अब राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा वर्षा जो है वो माउंट आबू में होती है, और ये कितनी है? लगभग 150 सेंटीमीटर। अगर जिला पूछे तो झालावाड़, और अगर स्थान पूछे तो स्थान में कौन सा आएगा? माउंट आबू। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भारत में शीत ऋतु में वर्षा होती है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत सहायक होती है, उस वर्षा को क्या कहा जाता है? तो उसको मावट या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। और ये मावट या पश्चिमी विक्षोभ आने का क्या कारण है? तो मावट पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से आकर उत्तरी पश्चिमी भारत में वर्षा करते हैं। तो ये जो आज हमने पढ़ा वो था अपना 5वां और 6ठा पाठ पढ़ा हमने। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप जो है अपनी तैयारियों सुचारू रूप से कर रहे होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।